वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट रंगमंच चल रहा है आपका। NEP से है ये, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए होगा ये। हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। ठीक है, सिलेबस आपका ये है। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है जिसमें से एक हम कर चुके हैं, सेकेंड है ये। लिंक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी के जो भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मैंने सब्जेक्ट करा रखे हैं उन सभी के भी लिंक नीचे मिल जाएंगे। कुछ नहीं पढ़ना, हमें विकास के बारे में देखना कि हमने स्टोरी बेसिक समझ ली कि क्या क्या कैसे कैसे शुरू हुआ है, अब आगे विकास कैसे हुआ, बढ़ा कैसे, ठीक है, कैसे परंपरा आगे चली उसके बारे में, प्लस इसके रूप पढ़ने। बस 2 टॉपिक है इसमें कि इसके कितने प्रकार होते हैं कि रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ये सारा हमें पढ़ना है कि क्या क्या इनके मीनिंग है और विकास कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ा। ये स्टार्ट करेंगे। पारंपरिक रंगमंच का उद्भव एवं विकास। लोक परंपरा अथवा पारंपरिक रंगमंच की संज्ञा उन नाट्य रूपों को दी जाती है जहां जन समुदाय के आनंद और उल्लास के लिए सामूहिक अभिव्यक्ति हो। मतलब ये कि जनता के हर्ष और उल्लास के लिए, उनके आनंद के लिए आप कुछ कर रहे हो, तथा समाज की प्रचलित पुराने टाइम पे जो चलती आ रही है ना रूढ़ियाँ, धार्मिक अनुष्ठान जो भी चलती आ रही है, लोक कथाएं जुड़ी जितनी भी वो है, उसको आप माने जा रहे हो, आगे उसको आप फॉलो करे जा रहे हो बिना कुछ सोचे कि पहले ऐसा होता तो अब भी ऐसा ही होगा, फिर अब भी ऐसा ही होगा। ये जिसे क्या है, अनयासता और अनगढ़पन कहते हैं। ठीक है, क्या है जो पहले के टाइम से चलता आ रहा है उसको आप आगे फॉलो कर रहे हो। ऐसे क्या धीरे धीरे आगे आगे चलते चलते क्या है, विकास होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रंगमंच की परंपरा तो है, बट क्या है कि खुलापन भी है कि आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। आगे जाते जाते क्या उसका विकास होने लग जाएगा। पहले कैसे होता था, सिर्फ छोटे से स्टेज पे थोड़े से लोगों का, लेकिन अब क्या लाइटिंग वाइटिंग होने लग गई, डीजे लगने लग गए कि पूरी आवाज़ बेहिसाब वाली पीछे तक जाएगी, एंड तक। पहले जहाँ 10 लोग बैठ के देख रहे थे, अब 1000 लोगों की कैपेसिटी होगी कि दूर तक लोग बैठ के देख सकते हैं। स्टेज बड़े हो गए ज़्यादा, उसकी मतलब ये पॉपुलर होने लग गया। विकास कैसे होने लग गया, बढ़ता चला गया। पहले सिर्फ मुंह से बोल के कर रहे थे, गाना वाना लोग गा रहे थे बस, लेकिन अब क्या माइक लगा दिया, पीछे तक आवाज़ जा रही है। ऐसे क्या है, विकास हो गया इसका। बेटा इसमें पूरे में बस यही लिखा हुआ है कि समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते 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 आगे उसका विकास होने लग गया। जब भी लोगों को पता चलने लग गया कि ये क्या चीज़ है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लग गए। नाटक वगैरह ये सब चीज़ें बहुत पहले के टाइम में बहुत फेमस थी। अब तो फ़ोन वोन वगैरह आ गए, इतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा था। आज भी नाटक जो है अब डिजिटल फॉर्म में होकर पूरी मूवी होती है, आप उसको देख लो, फ़ोन में आप देख सकते हो, आपके पास पूरा अमेजोन वगैरह सारे प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, आप उस पर देख लो। बट ये कि पहले के टाइम पे यही जो था वो कैसे फॉर्म में होता था, लाइव, कि आपको स्टेज के ऊपर सब कुछ दिखाया जाएगा, लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, आज भी इंटरेस्टेड है। पर अब वैसे देखने नहीं जाते कि बैठ के नाटक देखने जा रहे लाइव, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने फ़ोन में या हॉल में देख लेते हैं। पर है क्या, वो भी एक तरीके का नाटक। अब इस नाटक में क्या क्या चीज़ आती है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, वो देखेंगे। जिसमें पहले कह रहा कथनाक और विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है, टॉपिक। अगर आप एक नाटक करना चाह रहे हो, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नाटक वाला, सब इमेजिन कर लो कि आप एक नाटक करना चाह रहे हो, तो पहले उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टॉपिक चाहिए कि ठीक है चलो नाटक बना लेंगे, पर किस टॉपिक पे बनाएं, टॉपिक क्या होगा, और ऐसा टॉपिक जो जनता को अट्रैक्ट कर सके, कि जो आपकी ऑडियंस बैठी है उसे पसंद आए। ये ना हो कि स्टार्ट हुआ और ऑडियंस खड़ी होकर चली गई कि समझ नहीं आ रहा, या मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे रियल स्टोरी हो, चाहे धर्म से रिलेटेड हो, बट टॉपिक ऐसा जो अच्छा हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना शुरुआत नाटक की, टॉपिक डिसाइड करने से है। टॉपिक क्या है, पारंपरिक रंगमंच के 3 प्रकार के कथा वस्तु मिलती है। पहले के टाइम पे में क्या सिर्फ 3 टाइप के ही दिखाए जाते थे। इसमें क्या था, पौराणिक, राम भगवान की कहानी दिखा दी, रामायण, ठीक है, कृष्ण जी की रास लीला दिखा दी, शिव जी की पूरी उनकी वो स्टोरी दिखा दी। ऐसे पौराणिक पुरानी जो भगवान की चीज़ें, वो सारी चीज़ें कथाएं, जिन्हें कथाएं कहा जाता था, वो गई। दूसरी क्या, सामाजिक टॉपिक, समाज में क्या चल रहा है, आर्थिक परिस्थितियाँ बता दी, ये सारी चीज़ें, जीवन को प्रदर्शित करने वाली कथाएं। तीसरी क्या थी, प्रेम की कथा, लड़का लड़की ऐसे स्टोरी, प्रेम की और शौर्य की, वीरता की कहानी। चलो आपने एक स्टोरी क्या है चूज कर ली, आप ये वाली ले लो, शौर्य वाली, आप वीरता के ऊपर एक स्टोरी ले रहे हो कि हमें पूरी वीरता की कहानी सुनानी है। तो चलो अब यहाँ से स्टार्ट करें। खुद अब इमेजिन करना, आपको एक नाटक पूरा बनाना, प्रस्तुत करना, उसके क्या क्या स्टेप जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, टॉपिक चूज करना। आपने एक टॉपिक चूज कर लिया, जो आपने क्या चूज किया, पौराणिक, रामलीला करवाओगे। अब आपने रामलीला टॉपिक चूज कर लिया, हमारा टॉपिक ये है रामलीला के बारे में। आप क्या करोगे, पूरी डीप स्टडी करोगे आप। आपको रामलीला पूरी खुद को पढ़नी पड़ेगी पहले कि है क्या रामलीला। उसके बाद क्या, संवाद व भाषा शैली। आपको नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा कि अब तैयार करनी है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट किस भाषा में हो, जिन लोगों को दिखानी है उनकी लैंग्वेज में होगी।
जिस एरिया के लोग हैं, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें दिखानी होगी आपको। तो ये संवाद जो है ना, जो डायलॉग्स होते हैं, संवाद कहा जाता है, वो प्लस भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर मान लो राजस्थान में जाके आप रामलीला दिखा रहे हो और भाषा आप तमिल वालों की बोल रहे हो, कोई नहीं देखेगा, 5 मिनट में सारे खाली हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये कि जहाँ आप दिखा रहे हो ना, उस एरिया की लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, प्लस संवाद, जो आपके डायलॉग्स होंगे ना, वो आसान और अच्छे होने चाहिए और प्रभावी होने चाहिए कि बंदा सुने और उसको इंटरेस्टिंग लगे, है ना। एक ही लाइन को बहुत तरीक़ों से कहा जा सकता है, बहुत सैड तरीके से भी, खुशी के तरीके से भी, और एक अच्छे हर्षोल्लास वाले तरीके से भी कहा जा सकता है। तो आपको बेस्ट तरीका जो है ना, उसमें संवाद लिखने हैं, डायलॉग्स लिखने हैं। और ये इसमें बोले में ये बोले कि जो डायलॉग्स होते हैं ना, पूरे के पूरे नाटक का प्राण होते हैं, सोल होते हैं। अगर डायलॉग अच्छे होंगे ना, तो मतलब मान लो चल गई तुम्हारी नैया। क्योंकि बहुत सारे आज तक भी ऐसे डायलॉग्स हैं जो आज भी चल रहे हैं, पुरानी मूवीज़ के, बहुत टाइम हो गया लेकिन आज भी उनके डायलॉग बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायलॉग बहुत अच्छे थे। तो यही बोला कि अगर आपकी नाटक कैसा होगा ना, ये डिसाइड डायलॉग्स पे करता है। और ये कि मेन बात ये है कि जो आप गाने वगैरह होंगे, उसमें गाने बड़ा इफेक्ट करते हैं लोगों को। तो जो लोकगीत वगैरह होंगे, किस लैंग्वेज में होंगे और कैसी लैंग्वेज होगी, सही सही उन्हें बोला जाए। ठीक है, उसमें क्या संवाद शुद्धता हो, ये ना हो कि बंदा जो बोल रहा है उसकी बात समझ ही नहीं आ रही। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े तेज तेज बोलते हैं, उनकी बात गुस्सा लगा जाता है कि कितनी फास्ट बोल रहे हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, है ना। कुछ लोग होते हैं जो फंबल करते हैं, फंबल माने कि गलत बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं है वर्ड। तो ये कि बात क्लियर भी तो होनी चाहिए आपकी, सही सही उसे बोलना। ठीक है, तो इसलिए कि संवाद को लिख के उसको पूरा पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके डायलॉग्स बांट दे जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने डायलॉग्स को याद करते हैं कि किसका क्या डायलॉग है, फिर उसे बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्या है आपकी, संगीत और नृत्य का प्रयोग। देखो ये सबको पता है म्यूज़िक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी नाटक हो बिना म्यूज़िक के तो फिर वो ज़ीरो ही है। म्यूज़िक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लस डांस भी। पूरी अगर स्टोरी ही चलती रहे तो लोग बोर हो जाएंगे, तो बीच में डांस बड़ा ज़रूरी चीज़ है, बीच में एक डांस तो बनता है। परंपरागत रंगमंच में गायन भाव है, जो सिंगिंग है उसके मुख्य साधन है। ये बड़ा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का और अपनी बात कहने का मुख्य साधन बता रहे हैं। ठीक है, शास्त्रीय शैलियों में नृत्य का भी उपयोग होता है, डांस बड़ी चीज़ है। ढोलक वगैरह जो है, इनका उपयोग करके ढोलक मंजीरे बजा के बड़ा उसको लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो लोग क्या है, इनकी तरफ खींचे चले आ जाते हैं, दूर दूर से लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हर एरिया का एक डांस स्टाइल है, कुचिपुड़ी है, कथक हो गया, अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं, हर जगह अलग है। राजस्थान वालों का घूमर डांस हो गया, बिहू हुआ, ये जो असम वाले लोग हैं बिहू डांस करते हैं, इनका डांस है बिहू। अजीब सा एक और बांस जो बैम्बू स्टिक्स होते हैं उसको ऐसे ज़मीन में बजा जाके उसकी आवाज़ आती है, उसके ऊपर ये डांस करते हैं, उसके ऊपर घूम घूम के, ऐसे इनका डांस स्टाइल है। नेक्स्ट है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र मतलब क्या होता है बेटा, उसको जो कैरेक्टर आपने सोचा है, जैसे रामायण का टॉपिक ले रहे हैं ना हम, तो राम कौन बनेगा, सीता कौन बनेगी, रावण कौन बनेगा, उसका चित्रण। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो, चाहे आप कितने ही अच्छे डायलॉग्स वगैरह बना दो, है ना, टॉपिक भी चाहे कितना अच्छा हो, पर वो निभाने वाला जो कैरेक्टर है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो राम का कैरेक्टर ऐसा ही ले लिया जो राम जैसा लग ही नहीं रहा, तो फिर लोग नहीं देखेंगे। रावण का कैरेक्टर रावण जैसा खतरनाक होना चाहिए एकदम, कि उसका चेहरा एकदम खतरनाक हो। बट अगर गलत कैरेक्टर ले ले तो स्टोरी आपकी पानी में चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर इतना पैसा लगाने का। ठीक है, तो ये इसमें बता रहे कि पात्र और चरित्र चित्रण, कौन कौन क्या होना चाहिए। ठीक है, कि कौन क्या करेगा। और ये कि कई बार क्या होता है, एक ही पात्र बहुत सारे रूप भी ले लेता है। अगर मान लो लिमिटेड है आपके पास लोग, तो फिर क्या, पर्दा जब गिरेगा, आप दूसरे स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, एक आपका सीन आया, फिर अगले सीन की जब तैयारी होगी, पर्दा गिरा है, तो फटाफट कपड़े चेंज करके फिर उधर दूसरा वो करेगा। तो ये कि कौन कैसे एक्टिंग करेगा, एक्टर जो है वो बड़ा बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा एक्टर होगा उतना अच्छा आपका पूरी की पूरी नाटक जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मंच विधान। मंच क्या है, वही रंगमंच जो हम पढ़ रहे हैं उसको सजाना। ठीक है, क्योंकि देखो सब कुछ कर लिया, एक्टर्स तैयार हो गए, स्क्रिप्ट तैयार है, स्क्रिप्ट आपने चूज़ कर ली, सब कुछ हो गया, डायलॉग्स करवा दिए, याद हो गया। अब करना कहाँ है, मंच पे करना है ना, वो तो मंच तो मेन चीज़ हो गई। मंच को सजाओ, मंच विधान, मंच को पूरा बनाओ, कैसे कैसे होगा, लाइटिंग कैसे होगी, साउंड सिस्टम कैसे होगा, जनता कहाँ बैठेगी, टिकट्स वगैरह बंटवाओ, पूरा सारा मंच का जो काम है वो मंच विधान कहलाएगा। तो ये बोला कि मंच का जो पूरा मैनेजमेंट का काम है, कि स्टेज को डेकोरेशन वगैरह का, तो कभी कभी मंदिरों के आस पास लगा होता था, मेलों में लगता है ये तमाशा वगैरह, ये जो सड़कों के आसपास ग्राम वगैरह में ये क्या है, ये सारे मंच जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, लेवल कौन सा चल रहा है, बिल्कुल गाँव वाला, वहाँ पे लगता है रंगमंच,
यहाँ पे तो इतना नहीं होता, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। बट ये रामलीला का तो मैंने सुना है कि जब दशहरा होता है ना, तो उससे पहले, दशहरे से 10-15 दिन पहले रामलीला स्टार्ट हो जाती है। और ये तो हमेशा सुना है कि हर बार होती है, हर साल होती है रामलीला, चलती है दशहरे के टाइम पीरियड पे, क्योंकि वो तो हिंदू का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। बाकी और कभी मैंने ये रंगमंच वगैरह तो देखे नहीं है, हमारे यहाँ दिल्ली में, यहाँ तो नहीं देखे कभी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, वेशभूषा और मुख्य सज्जा। अब ये भी मेन है, ठीक है। जैसे स्टेज मेन था कि सब कुछ कर लिया, स्टेज तो तैयार हुआ नहीं, वैसे अभी जो पात्र हैं ये भी तो तैयार होने चाहिए, इनका मेकअप भी तो करना है। तो वेशभूषा क्या है, इनके कपड़े, इनकी कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम देखो बेटा ऐसी होनी चाहिए स्टेज के हिसाब से। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको ये नहीं देखना कौन किस में सुंदर लग रहा है, आपको ये देखना है कि वो बंदा हाईलाइट हो। स्टेज क्या है, यहाँ पे है, ऑडियंस इतनी सारी यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। तो इतने सारे ऑडियंस को ये बंदा दिखना भी तो चाहिए। तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे एकदम तड़कते भड़कते, बोलते हैं ना रामलीला वाला स्टाइल लग रहे हैं। तो रामलीला का मेकअप भी ऐसा ही होता है। इसका मेकअप देखो, कितनी डार्क आईब्रो, ब्लैक कलर की आईब्रो बना दी। और ये तो फिर भी कम है, फोटो में कम लग रहा है, इससे भी खतरनाक एकदम भयानक मेकअप करते हैं। पूरा चेहरा वाइट और ज़्यादा मेकअप किया जाता है ताकि इंसान का जो चेहरा है वो हाईलाइट हो, वो दिखे। जो लोग ऑडियंस में वो बहुत दूर है, उनको उनका चेहरा दिखे, उनकी जो बॉडी है वो दिखे। इसलिए क्या है, कपड़े वगैरह इतने ऐसे पूरे गोल्डन गोल्डन चमकीले कलर ऐसे तड़कते भड़कते लिए जाते हैं ताकि ये वो लोग दिखे। मेन फोकस किस चीज़ पे होता है कि हाईलाइट हों वो। लाइटिंग भी ऐसे की जाएगी जिसमें ये लोग हाईलाइट हों। और जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो भी ऐसे लिए जाते हैं जिनके चेहरे बड़े हों, फेस बड़े हों, बॉडी बड़ी हो, हाइट लंबी हो। क्योंकि सोचो छोटे से इंसान है कोई कम हाइट वाला, पतले दुबले से, तो स्टेज पे दिखेंगे ही नहीं। तो सारे करेक्टर ऐसे लिए जाते हैं। जैसे ये भी करेक्टर देखो बड़ा काफ़ी हेल्थी लग रहे हैं, तो ऐसे करेक्टर ढूंढे जाते हैं और ऐसे करेक्टर लिए जाते हैं। जिसमें मुखौटे वगैरह भी हो गए कि अगर कोई मुखौटा चाहिए, ये सब चीज़ें, इनकी पूरी कॉस्ट्यूम तैयार करना। और मेकअप, मुख्य सज्जा, मेकअप को मेकअप नहीं लिखना है, मुख्य सज्जा लिखना है। और वेशभूषा, कॉस्ट्यूम को वेशभूषा बोलना है, लिखना है। झिलमिलाते वस्त्र लाएंगे, झिलमिलाते मतलब एकदम तड़कते भड़कते। और मुखौटे वगैरह जो भी सामान चाहिए और मेकअप का सारा सामान, ये सब भी चाहिए। स्क्रिप्ट तैयार होगी, टॉपिक चूज़ कर लिया, स्टेज भी तैयार है, और सबने डायलॉग्स वगैरह भी राइट कर याद कर लिए। अब ये मेकअप का और कॉस्ट्यूम की चीज़ें चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख नाट्य रूप। अब ये पूरा इन्होंने बता दी कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ये सारा हो गया आपका, इतना ही है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू हो रहा है, प्रमुख पारंपरिक नाट्य रूप। कितने टाइप के होते हैं ये, तो नाटक में अगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई चीज़ देखी जाए तो रामलीला ही है, ठीक है। राम भगवान की जो कहानी है ना, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है और हमेशा होती है, हर साल होती है। इसमें क्या है, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक रामलीला का प्रदर्शन नगर नगर में, ग्राम ग्राम में होता रहता है, हर जगह होता रहता है। ये दशहरे से पहले का टाइम पीरियड है, ठीक है। दशहरे वाले दिन लास्ट उसका रावण का वध कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाती है स्टोरी। बाकी ये कि बड़ा पुराने टाइम से लोगों के मतलब मन में बसा हुआ है वाली चीज़ ऐसी है कि इतनी बारी रामलीला लोगों ने देख ली, बट आज भी लोग देखते हैं। और ये है कहाँ का, पूरा उत्तर भारत वाला जो एरिया है ना, पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वाला बिहार वाला एरिया, इसमें बड़ी फेमस है ये चीज़ें, ठीक है। तो यही बोलो कि उत्तर भारत का सबसे प्रचलित अगर किसी को लोकप्रिय नाटक देखा जाए तो रामलीला ही है। इसलिए सबसे पहले इन्होंने इसको बताया है, परंपरागत रूप से चलता आ रहा है और आज भी चलते आ रहा है, व्यवहार में इसको देखा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या है, राम जन्म से लेकर रावण वध तक जो पूरी स्टोरी चलती है, पूरी जो इनको वनवास हो जाता है वो वाली पूरी स्टोरी, वध कैसे करते हैं, संजीवनी बूटी, पूरा उनका जो हनुमान जी आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, पूरा दिखाते हैं, 1 महीने तक ये चलती रहती है। नेक्स्ट क्या है, रास लीला। पहले वाली क्या थी, राम लीला, जो राम से रिलेटेड है। अब रास लीला क्या है, ये हमारे किशन जी से रिलेटेड है, ठीक है। ये उनकी पूरी कहानी है, उनका बाल रूप के, कृष्ण जी के किशोर अवस्था में वो क्या क्या करते थे, बचपन में उनकी क्या क्या अटखेलियाँ होती थी, कैसे वो माखन चुराते थे, वृंदावन में कैसे घूमते थे, ये सारी उनकी पूरी कहानी। राधा वाली स्टोरी भी इंक्लूड होगी। फिर लास्ट में जो उसका विरह वाला टॉपिक है, विरह मतलब जो दूर हो जाते हैं राधा से, शादी राधा से नहीं होती, रुक्मणी से होती है। तो जब वो जा रहे होते हैं, वो वाला टॉपिक है, वो उनका वो जो बिछड़न वाला टॉपिक है वो पूरी। तो ये क्या है, रास लीला, ठीक है, जिसमें कृष्ण जी का पूरा टॉपिक आएगा आपका। और स्टार्ट कैसे होती है, लोग धार्मिक है, आज भी बहुत धार्मिक है, पीक पे चल रही है लोगों की धार्मिक सिचुएशन। तो ये क्या है, पहले आरती होती है, उसके बाद स्टार्ट होता है, जिसमें क्या है, राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी, माता जो उनकी देव की है, जो यशोदा है, उनकी पूरी स्टोरी, ऐसे उनकी पूरी लीलाओं को दिखाया जाता है, ठीक है। पहले आरती होगी, फिर ये पूरा स्टार्ट होगा, जिसमें मथुरा और वृंदावन वाली पूरी स्टोरी पूरी यहाँ से होगी। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, एकांकी नाट। अब एकांकी का मतलब क्या है बेटा, एक पार्ट, एकांकी। पूरी स्टोरी नहीं दिखाएंगे, जैसे रामलीला वाला कितना बड़ा टॉपिक है,
कृष्ण जी वाला जो ये रासलीला, ये भी कितना बड़ा टॉपिक है, जीवन से मृत्यु तक का। लेकिन क्या इनका सिर्फ एक पार्ट के बाल काल दिखा दिया, पूरा बचपन का जो इनका काल है ना, बचपन का वो किशोर काल दिखा दिया, या उनकी लड़ाई वाला युद्ध महाभारत वाला टाइम पीरियड दिखा दिया, कोई एक चीज़, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट, क्या कहलाएगा, एकांकी, पूरा नहीं दिखा रहे, सिर्फ एक पार्ट। तो ये क्या है, मध्य युग में स्टार्ट हुआ है कृष्ण भक्ति के लिए, इसमें बताया कि विकास में हुआ है, ये असम में हुआ है। वैष्णव संत है जिनका नाम क्या है, शंकर देव, इन्होंने ये वाली चीज़ स्टार्ट की, एकांकी, सिर्फ एक पार्ट दिखाया जाएगा, एक जीवन का पूरा एक पार्ट, सिर्फ इसको क्या कहा जा रहा है, एकांकी। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण था बेसिकली, मोस्टली अगर इस पर किसी चीज़ का फोकस था तो कृष्ण की लीलाओं पे था, कोई उसका एक पार्ट दिखा दिया। शंकर देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है, शंकर देव द्वारा प्रसिद्ध है ये, और होता क्या है, सिर्फ एक भाग दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाते। अब ये क्या है, जैसे हमने उत्तर भारत वाला देख लिया, बाहर हमारा बिहार वगैरह वाला, दिल्ली वाला एरिया में क्या चलता था, हमारा पूरा रामलीला वगैरह। हरियाणा वाले एरिया में क्या चलता है, स्वांग, स्वांग कहा जाता है। और है क्या, स्वांग का मतलब कहते हैं नाटक, किसी की नकल करना, वही कि एक्टिंग कर रहे हो आप। तो इसमें भी क्या है, नाटक करते थे, कोई भी टॉपिक होगा उसकी स्क्रिप्ट होगी, आर्ट एक्ट करके दिखाएंगे। हरियाणा में होता है, और खुले मंच पे होता है, बंद में से, बंद एरिया में नहीं, खुले खुले मंच होते हैं। गाँव के खेत होते हैं ना इनके, गाँव वाला एरिया ज़्यादातर, तो वहाँ पे क्या है, पूरी पूरी इनकी मंडलियाँ जो घूमती हैं और क्या करती हैं कि इसको एक्ट जो है करके दिखाती है, पूरी जो भी स्टोरी है उसको दिखाते हैं, लोग उसे देखते हैं। कोई भी टॉपिक जो चल रहा है उस पर गाने वाने गाएंगे, डांस होगा बीच में, एक्ट करके दिखाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि हरियाणा का घर है तो लैंग्वेज हरियाणवी होगी, ठीक है। खुले मैदानों में तख्त डालकर, छोटी छोटी जगहों पे स्टार्ट कर देते हैं, खुले मैदानों वगैरह में। खुले मैदान माने आप ये मान लो इनके खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे, ठीक है। छोटे से मंच पर सब अभिनय बैठे रहते हैं, मतलब छोटे छोटे का स्टेज भी बना रहे हैं, बड़ी बड़ी खुली जगहों पे छोटे छोटे स्टेज लगा के स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है, आपका स्वांग। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नौटंकी। नौटंकी शब्द से ही समझ आ रहा है कि नौटंकी क्या होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्त्री पात्र नहीं होती थी, कि औरतें क्या है एक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ क्या है आदमी आदमी जो लड़के हैं वो ही एक्ट कर सकते हैं। और करते क्या थे, गाना गा के एक्ट करते थे, गाना गाते थे। लैंग्वेज क्या होती थी, उर्दू, हिंदी। संवाद कैसे होता था, सारी चीज़ें, मतलब बोलेंगे नहीं, एक्ट में एक भी डायलॉग नहीं होगा, सब कुछ कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ गानों के तहत। सॉन्ग्स होंगे पूरे, गाना गा गा के बोली जाएगी अपनी बात। क्या है, नौटंकी गेय नाटक है, मतलब सिर्फ जो गाया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर राजस्थान, ये सारे एरिया में होता है। इसकी शैली को नाटकों में संगीत कहा जाता है। पूरे के पूरी इसकी शैली में क्या है, संगीत, संगीत ही कहा जा रहा है। अब भी नौटंकी को का संगीत नाम स्वीकृत है, ठीक है, क्योंकि सारा सिंगिंग है इसमें, तो सिंगिंग के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नौटंकी नाम पड़ने का कारण क्या है कि लड़की थी जिसका नाम क्या था, शाहजादी नौटंकी, लड़की का नाम था नौटंकी। अभी नौटंकी नाम क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि एक लड़की के नाम पे, शहजादी नौटंकी के नाम पर संगीत को बतलाया गया, मतलब बोला गया, बतलाया मतलब बोला गया, गाया गया। तो ये क्या बहुत फेमस हो गया कि ये इसका गाना ये है, तो गाना जैसे फेमस हुआ तो नौटंकी नाम ही पड़ेगा कि ये नाम है। और ये इन एरियो में होता है, और सारी स्टोरी जो एक्ट है पूरा गा गा के बताते हैं। इसका नाम क्या है, नौटंकी। अब नेक्स्ट क्या है, बिंदेसिया। बिंदेसिया कहाँ का है, बिहार का। किन्होंने स्टार्ट किया ये वाला, भिखारी ठाकुर, इनका नाम है भिखारी ठाकुर, ठीक है। इनका रियल नेम है ये। अब इनका क्या करा है कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, बचपन में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और घुमंतू जो होते हैं ना, घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, घूमते हैं बंजारे टाइप्स, वैसे ना नृत्य गायन मंडली बना ली कि डांस भी करेंगे गाएंगे भी, ठीक है। और गा गा के पूरी स्टोरी को बताते थे, सुरीली आवाज़ में एक्ट करते थे। ये था इनका बिंदेसिया जिसे कहा जाता था। तो क्या है, डांस करते थे, नाच के बीच बीच में छोटे छोटे संवाद गाने के होते थे, गाने के जरिए छोटे छोटे संवाद बोल रहे हैं, टुकड़े बिंदेसिया के नाटक के रूप में जाने जाते थे। बस ये है कि क्या है, एक्ट करके दिखाएंगे, डांस करेंगे, और मुंह से बोलेंगे नहीं। संवाद कैसे होगा, गाने के रूप में, गायन के रूप में होगा इनका संवाद पूरा। नेक्स्ट क्या है, ख्याल। किस एरिया का बेटा, राजस्थान वालों का है, ठीक है। सेम वही बात है जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, संगीत होगा, डांस होगा, नाटक होगा। इससे क्या है, ये घूम घूम के अपनी पूरी बात, ये डांस कर करके नाटक को दिखाएंगे, ठीक है। स्थानीय ख्याल संगीत प्रधान लोक नाट्य है। इसको क्या कहा जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, ख्याल, जिसमें क्या हो रहा है, संगीत, नृत्य, म्यूजिक, डांस, नाटक का सम्मिश्रण होता है। सब कुछ तीनों चीज़ें मिलके क्या है, एक पूरा का पूरी स्टोरी दिखाते हैं, नाटक करके दिखाते हैं लोगों को, ठीक है। चलिए बेटा, खत्म चैप्टर आपका 2। कल से यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। और किसी को ना समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये इतना ही था, इतना ही आसान था ये। बेसिक इन्होंने पहले आपको समझा दिया, उसके कितने रूप है वो बता दिया,
और ये कैसे कैसे होता है ये, और आगे भी रिपीट में यही सब टॉपिक रिपीट में चलेंगे। हल्का सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे भारी मतलब डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। एक ही बात बार बार रिपीट भी होगी, यही वाली बात अब आगे भी दोबारा भी यही पढ़ना है हमें। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।